अस्थमा सबसे पहले ये क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवेज का। इसमें क्या होता है, क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड एयरवेज होते हैं, हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और एयर फ्लो लिमिटेड हो जाती है जब एयरवेज को हम एक्सपोज करते हैं वेरियस स्टिमुलेंट्स या ट्रिगर्स के साथ। कॉमन ट्रिगर्स या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अस्थमा के कौन से होते हैं? कोई भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें वायरल, जिसमें मेनली रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरस या पैराइन्फ्लुएंजा या माइकोप्लाज्मा होता है। इरिटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूशन, कोल्ड एयर, सिगरेट स्मोक, एक्सरसाइज हो सकती है। इनहेलेंट्स जिसमें हाउस डस्ट, एनिमल डेंडर, फीदर, पोलन, मोल्ड, स्पोर्स, वेजिटेबल सीड्स होते हैं। फूड्स होती है जिसमें फ़िश, एग, मिल्क, नट्स वगैरह। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा या एक्जिमा की और हे फीवर की। और चेंजेस इन वेदर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। मेडिकेशंस होती हैं जिसमें एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स और पेनिसिलिन होती है। गर्ड होती है, साइनोसाइटिस होता है। ये एंडोक्राइन फैक्टर्स हैं जिसमें सिम्टम्स इंप्रूव इन सम चिल्ड्रन एट प्यूबर्टी एंड इट इज़ यूजुअली सेड दैट चिल्ड्रन आउटग्रो अस्थमा। कुछ चिल्ड्रन में जो है ना सिम्टम्स इम्प्रूव कर जाते हैं और कहा जाता है कि जो चिल्ड्रन है ना आउटग्रो कर जाते हैं अस्थमा को। बट अस्थमा में एक्सैस्परेट इन रिलेशन टू मेंसेस और विद द ऑनसेट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। कुछ कंडीशंस है जिसमें अस्थमा एक्सैस्परेट कर जाता है, जिसमें मेंसेस है या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस। दूसरे रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है? पावर्टी, अगर एक्सट्रीम पावर्टी है, स्मॉल होम साइज़ है लेकिन लेस देन 8 रूम्स है और फैमिली साइज़ लार्ज है, जिस तरह ग्रेटर देन 6 मेंबर्स हैं, इंटेंस एलर्जिक एक्सपोजर है इन्फेंसी में या फ्रीक्वेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस उस बच्चे को हो रहे हैं चाइल्डहुड में। अब टाइप्स ऑफ अस्थमा कितनी है? एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक को एलर्जिक भी कहते हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के एक्सपोजर की वजह से होता है जिसमें इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन हो जाती है टोटल आईजीई की और स्पेसिफिक आईजीई की। इंट्रिंसिक अस्थमा क्या होता है कि इसमें आईजीई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ये फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ में अपेयर हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी कि ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है लंग्स की। इसमें क्या होता है? ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेस हो जाती है, एडिमा और इन्फ्लामेशन एयरवे म्यूकोजा की होती है और इनफिल्ट्रेशन हो जाती है इन्फ्लामेटरी सेल्स की। ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादातर एक्सपायरेशन के दौरान होती है, इसलिए जो क्योंकि अस्थमा जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है और पल्सेस पैराडॉक्सिकस होता है। इसमें इंक्रीज्ड इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है, हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स और एयर ट्रैपिंग की वजह से डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न हो जाता है और कार्डिक आउटपुट अल्टीमेटली डिक्रीज होता है। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है किसकी वजह से? हाइपर कैप्निया, मतलब इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सिंस द चाइल्ड इज अनएबल टू एक्सपेल द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, एक्सपायरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पाता जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस डेवलप होना शुरू हो जाती है बॉडी में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी होती है, हाइपर कैप्निया की वजह से डिक्रीज कन्वर्जन हो जाती है लैक्टिक एसिड की कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, इसलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स और लेट इम्यून फेज रिएक्शन। अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? हिस्टामीन, LTB4, LTE4, LTD4, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काज करते हैं जिसके जो हम ट्रीट करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ और मास सेल स्टेबलाइजर्स से प्रिवेंट किए जाते हैं जैसे क्रोमोलाइन दे देते हैं या निडोक्रोमिल। और लेट फेज रिएक्शन 6 to 8 आवर लेटर होता है, 6 से 8 घंटे के बाद डेवलप होगा। इसमें ट्रीटेड और प्रिवेंटेड बाय स्टीरॉइड्स और मास सेल स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो ये सारा इसका अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स और लेट इम्यून रिस्पॉन्स विद ट्रीटमेंट हो गया। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें इसमें क्या मिलेगा? वीजिंग मिलेगी, रिकरेंट वीज मिलेगी, परसिस्टेंट कफ मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ कफ होगी जो कि रात टाइम ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, रिकरेंट डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग और फ्लेयरिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स, इंटरकोस्टल और सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शंस हो जाएगी और रूज ऑफ एक्सेसिव मसल्स ऑफ रिस्पायरेशन हो जाएगी। सेंट्रल सियानोसिस होगी स्वेयर हाइपोक्सिया की वजह से और नाइट सिम्टम्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से नाइट टाइम अवेकनिंग होगी पेशेंट को और सिम्टम्स अगर ट्रिगर कोई भी दिया जाए ना तो उसमें उसके सिम्टम्स जो है ना वर्स हो जाते हैं। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है और बिलो एवरेज हाइट होती है और वेट फॉर अ नॉर्मल चाइल्ड। हैरिसन सर्काई क्या होता है कि रिब केज के लोअर एंड पे एक सर्कस डेवलप होता है यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में जिनकी वीक बोन्स होती हैं। रिकेट्स में भी हमने देखा था या फिर क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ में जिस तरह स्वेयर अस्थमा, इन दोनों डिजीज़ में हैरिसन सर्कस डेवलप हो जाता है। लोअर चेस्ट ड्रॉन इन विद फ्लेयरिंग ऑफ द रिब मार्जिन, इनवर्ड चेस्ट ड्रा हो जाती है और फ्लेयर हो जाती है
रिब मार्जिन का। ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन भी डायाफोरेसिस हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग डेवलप हो जाती है और बेबी जो है ना ऐसे ट्राइपॉड सिटिंग पोजीशन एक्वायर करता है। फिर इन्वेस्टिगेशन हम अस्थमा की क्या करवाएंगे, सीबीसी और डीएलसी कराएंगे जिसमें लिकोसाइटोसिस मिलेगी और इजीनोफिलिया मिलेगा क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन है। स्पूटम इजीनोफिलिया मिलेगा, चेस्ट एक्सरे पे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे, एपी डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लैटन डायफ्राम होगा और मोर हॉरिजॉन्टल रिब्स होंगे और इलोंगेटेड और नैरो हार्ट होगा। एबीजीज में हाइपोक्सीमिया और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स होंगे। अच्छा, मैनेजमेंट एक्यूट अटैक के अस्थमा अटैक की हम कैसे करते हैं? ऑक्सीजन इनहेलेशन करवाते हैं, मास्क या नेज़ल प्रोंग्स से, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट। इस इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या होता है? टेकीकार्डिया, अरिथमिया, सीएनएस स्टिमुलेशन, हाइपर एक्टिविटी, हाइपोकलीमिया या इरिटेबिलिटी होती है। और इप्राट्रोपियन यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स ताकि लेट फेज रिएक्शन ना हो, एड्रीनालिन या एपिनेफ्रीन यूज़ करेंगे। रूटीनली यूज़ नहीं करते लेकिन समटाइम्स इसे यूज़ करते हैं। टर्ब्यूटालिन अल्टरनेट टू एड्रीनालिन, अमाइनोफिलिन फॉर दोज अनएबल टू टॉलरेट मैक्सिमल ट्रीटमेंट विद इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। एंटीबायोटिक्स अगर तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड होगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन, एडिकेट हाइड्रेशन करवाएंगे डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो कि टैकीकार्डिया की वजह से होती है। और वंस द एक्यूट अटैक सेटल्स कंटिन्यू ओरल ट्रीटमेंट फॉर सेवरल वीक्स। अगर एक्यूट अटैक ठीक हो जाता है तो ओरल ट्रीटमेंट हम देते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्रोनिसिटी ऑफ इलनेस। मैनेजमेंट ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस, अगर एमरजेंसी कंडीशन है अस्थमा की या फिर अटैक हुआ है अस्थमा का तो उसमें हम क्या मैनेजमेंट करते हैं? डेफिनेशन, व्हेन पेशेंट कंटिन्यूज टू हैव सिग्निफिकेंट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू विच अस्थमा इज यूजली रिस्पॉन्सिव। अगर पेशेंट को वो ड्रग्स दी भी हैं जिससे अस्थमा ट्रीट हो जाता है लेकिन फिर भी रिकरेंट इन्फेक्शन हो ही जा रहे हैं उसको पेशेंट को, तो हम उसे कहते हैं स्टेटस सिस्टमेटिकस। इसमें क्या होता है? सिम्टोमेटिक ड्रग्स होती हैं विद और विदाउट थियोफिलिन, इसे हम स्टेटस सिस्टमेटिकस कहते हैं। ट्रीटमेंट इसकी कैसे करते हैं? ऑक्सीजन इनहेलेशन देते हैं, मास्क और नेजल प्रोंग से, स्टीरॉइड्स देते हैं। इनिशियली पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन स्टीरॉइड, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके टैकीकार्डिया, अरिथमिया, सीएनएस स्टिमुलेशन, हाइपर एक्टिविटी, हाइपोकलीमिया और इरिटेबिलिटी आती है। इप्राट्रोपियन देंगे, अमाइनोफाइलिन देंगे फॉर दोज अनएबल टू टॉलरेट मैक्सिमल ट्रीटमेंट विद इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। एंटीबायोटिक्स देते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो, या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन देते हैं अगर किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा तो फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट को देते हैं। अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ क्रोनिक अस्थमा। स्टेप 1 इंटरमिटेंट, स्टेप 2 माइल्ड परसिस्टेंट, स्टेप 3 मॉडरेट परसिस्टेंट एंड स्टेप 4 सेवियर परसिस्टेंट। स्टेप 1 इंटरमिटेंट अटैक क्या होता है? लेस देन 2 टाइम्स, अब एक हफ्ते में 2 दफ़ा से कम होता है। नाइट टाइम सिम्टम भी इसके महीने में 2 दफ़ा से कम आते हैं। लंग फंक्शन में FEV1 और PEFR रेशो जो 80% से ज़्यादा होती है और PEFR वेरिएबिलिटी 30% से ज़्यादा होती है। तो इंटरमिटेंट को हम ट्रीट करते हैं साल्ब्यूटामोल SOS देते हैं। और माइल्ड परसिस्टेंट अगर अटैक है मतलब हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा है लेकिन एक दिन में एक दफ़ा से कम आता है और लेस देन 1 टाइम अ डे। और नाइट टाइम सिम्टम्स एक महीने के अंदर 2 दफ़ा से ज़्यादा होगा। लंग फंक्शन इसका भी सेम एज इंटरमिटेंट है, लाइक FEV1 और PEFR 80% से ज़्यादा होता है और PEFR वेरिएबिलिटी 30% से ज़्यादा है। तो माइल्ड परसिस्टेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं साल्ब्यूटामोल लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड 200 से 500 माइक्रोग्राम। फिर मॉडरेट परसिस्टेंट है, इसके डेली सिम्टम्स क्या होते हैं? ग्रेटर दैन 1 टाइम अ वीक, ग्रेटर दैन 60 to 80% प्रेडिक्टेड और 20 to 30% इसकी वो रेशोज़ हैं और सारी, और इसके लिए यूज़ करते हैं साल्ब्यूटामोल मॉडरेट डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड से साल्मिट्रियोल और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। स्टेप 4 यानी सोयर परसिस्टेंट अस्थमा हो गया तो इसमें कंटिन्यूअस सिम्टम्स आते हैं यहाँ तक कि फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो जाती है और फ्रीक्वेंट एग्जासर्बेशन, बार बार उसे अटैक अपेयर होंगे। इसका नाइट टाइम सिम्टम्स भी फ्रीक्वेंट होंगे और इसकी जो रेशोज़ हैं वो 60% से लेस होती हैं FEV1 और PEFR और दूसरी लेस देन 20% होती है PEFR वेरिएबिलिटी। इसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं साल्ब्यूटामोल हाई डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, साल्मिट्रियोल और ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स। हाउ टू डिलीवर इनहेल्ड मेडिकेशंस? मीटर्ड डोज इनहेलर्स देते हैं, प्रेशराइज्ड और ब्रेथ एक्टिवेटेड या मोनीटर देते हैं, नेबुलाइजर्स देंगे, ड्राई पाउडर इनहेलर्स देंगे, स्पेसेस या होल्डिंग चैम्बर देंगे।
लेस देन 2 ईयर ऑफ एज में क्या होता है, प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर्स देते हैं स्पेस या मास्क के साथ और नेबुलाइजर। 2 to 5 ईयर्स ऑफ एज है अगर, तो फिर हम प्रेशराइज्ड मिस्टर्ड डोज इनहेलर देंगे विद स्पेसर और नेबुलाइजर भी देंगे। और अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स ऑफ एज है तो प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर देंगे। रूल ऑफ 3 इन एस्थमा, ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि 3 अटैक्स पर वीक होते हैं और अवेकन्स एट नाइट ड्यू टू नाइट सिम्टम, नाइट सिम्टम की वजह से वो अवेक करता है 3 टाइम्स पर मंथ। और रीफिल ऑफ इनहेलर एटलीस्ट 3 टाइम्स पर ईयर उसे चाहिए होता है और एडमिटेड टू हॉस्पिटल 3 टाइम्स पर ईयर। ये सारे उसका रूल ऑफ 3 है। ट्रीटमेंट हम इसकी क्या करते हैं, पेशेंट को एजुकेट करते हैं, इम्प्रूविंग पेशेंट स्किल्स इन यूजिंग मीटर्ड डोज इनहेलर्स, पीक फ्लो मॉनिटरिंग यूज़ करने का कहते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट और अवॉइडेंस करनी है पेशेंट ने, और जो उसके ट्रिगर फैक्टर्स हैं पोलन, डस्ट, एलर्जन जो भी उसके हैं उसको अवॉइड करे, और इंफॉर्मेशन देनी है मेडिकेशंस की और उनके साइड इफ़ेक्ट्स की, और किस तरह जो सिम्टम्स की चेंजेस आ रही हैं उसको रिस्पॉन्ड करना है। लॉन्ग टर्म प्रोफिलैक्सिस हम कैसे करते हैं, क्रोमोलाइन देते हैं, निडोक्रोमिल, इनहेल्ड स्टीरॉइड्स में ओरल स्टीरॉइड्स आर ओनली यूज्ड फॉर क्रोनिक एस्थमा इफ अदर थेरापीज फेल। माइल्ड परसिस्टेंट में हम लो डोज देते हैं, मॉडरेट परसिस्टेंट में मीडियम डोज में, स्वेयर परसिस्टेंट में हाई डोज देते हैं। अटैक्स के दरमियान हम बीटा-2 एगोनिस्ट देते हैं। शॉर्ट एक्टिंग साल्ब्यूटामोल क्विक रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग साल्मीमिट्रियोल क्रोनिक एस्थमा के लिए यूज़ करते हैं। सस्टेन रिलीज थियोफालिन यूज़ करेंगे। प्रोट्रोपियन एंटीकोलिनर्जिक और नेबुलाइज्ड विद बेटा एगोनिस्ट और लिकोट्राइन एगोनिस्ट जफिलुकास। प्रिवेंशन इसकी हम कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे और अवॉइड करेंगे ट्रिगर्स को और ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसकी क्या है, डिफरेंशियल्स के फीचर्स हैं, वीजी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल एस्थमा में बी कन्फ्यूज्ड विद रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस सच एज ब्रोंकालाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, पर्टुसिस, लेनिंजो, ट्रिकोब्रोंकाइटिस इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। वीजी ब्रोंकाइटिस को कंफ्यूज कर सकते हैं इन सारी एक्यूट अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस में। फॉरेन बॉडी इनहेलेशन में का लोकलाइज्ड वीजिंग ऑफ सडन ऑनसेट, वीजिंग सडन ऑनसेट की अगर हुई है ना, बगैर किसी हिस्ट्री के, बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी एलर्जन पोलन के, तो वो फॉरेन बॉडी इनहेलेशन की वजह से हो सकती है। और इसमें एक्सरे करवाते हैं लेकिन ब्रोंकोस्कोपी नेसेसरी है डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए। एंडो ब्रोंकियल टीबी या लिम्फ नोड कंप्रेसिंग ब्रोंकाई एस्थमा लाइक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। और कंजेंटल अबनॉर्मेलिटीज़ क्या होते हैं, वास्कुलर लिंग या क्वानल स्टीनोसिस होती है। इजिनोफिलिक लंग में लोफलर्स सिंड्रोम होता है, माइग्रेटिंग एस्कैरिक्स की वजह से, लंग विसरल लार्वा माइग्रेंस, टॉक्सोकेरेस कैनेस और ट्रॉपिकल इजिनोफिलिया की वजह से, माइक्रोफिलियरे की वजह से, जिसकी वजह से वीजिंग होती है और हाई इजिनोफिल काउंट्स हो जाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के, उन्हें वीजिंग होती है और डायग्नोसिस हम कंफर्म करते हैं हाई स्वेट सोडियम कंसनट्रेशन की वजह से और हाई हिस्ट्री ऑफ माल एब्जॉर्प्शन से, क्योंकि इसमें स्टोरिया की भी हिस्ट्री मिलती है ना सिस्टिक फाइब्रोसिस में। और कार्डिक एस्थमा पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर में प्रेजेंट विद वीजिंग बट हार्ट फाइंडिंग्स एंड कार्डियोमेगैली यूजली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एस्थमा। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं वो वीजिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हार्ट फाइंडिंग्स और कार्डियोमेगैली जो होगी ना कार्डिक एस्थमा में मिलेगी, सिंपल एस्थमा में नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे ये एस्थमा का सारा टॉपिक ख़त्म होता है।